सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग तिरंगा सीरीज़ की मैराथन क्लास करने वाले हैं। ये आज की जो अपनी क्लास है थोड़ा सा लंबी रहने वाली है। तो दोस्तों ये क्लास आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखनी है, क्योंकि ये जो क्लास है आपके लिए एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हमने तिरंगा सीरीज़ का पार्ट नंबर 1 और तिरंगा सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 एक साथ यहाँ पर हमने लिख रखा है, और उन सभी का आज की इस वीडियो में मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट कि सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसे कहते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये जनरल ए कनिंघम को कहा जाता है। अगर बात की जाए भारतीय पुरातत्व जो विभाग है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना यहाँ 1851 नहीं करना है, यहाँ आपको लगाना है 1861। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी। ये 1851 सरासर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर जो याद रखना है आपको 1861 याद रखना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इसमें कहा गया है कि सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है ये कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख कौन से शासक से संबंधित, अगर ये आपसे पूछा जाए तो बता देना है आपको भानुगुप्त से संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि वीणा बजाती हुई वाले सिक्के जो प्राप्त होते हैं वह कौन से शासक के प्राप्त होते हैं, तो ये समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त होते हैं। समुद्रगुप्त से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो भारत का जो नेपोलियन है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अभिलेखों का जो अध्ययन है ये एपीग्राफी कहलाता है। यहाँ रपीग्राफी नहीं होगा, यहाँ पर होगा एपीग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, अभिलेखों का जो अध्ययन है ये एपीग्राफी कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अभिलेख और उनसे संबंधित शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख किससे संबंधित है, ये संबंधित है रुद्रदामन से। नासिक का अभिलेख किस शासक से संबंधित, गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग का स्तंभ लेख किससे संबंधित है, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है, तो एहोल जो अभिलेख है इसका संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। किससे संबंधित है, इनका संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है, मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर का अभिलेख किससे संबंधित है, प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दिया गया है कि भीतरी एवं जूनागढ़ जो स्तंभ है लेख है, भीतरी एवं जूनागढ़ जो अभिलेख है वह कौन से शासक से संबंधित है, तब आपको बताना है कि ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक अगर पूछे जाएंगे तो आपको बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं हरिशेन। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो बिग बैंग थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो बिग बैंग थ्योरी है ये किसने दी थी, ये जो है जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा दी गई थी। गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है, हिग्स बोसान को कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि हिग्स बोसान को और किस नाम से जानते हैं, गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। और ये जो गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसान है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कौन से वर्ष का है। तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ये वर्ष 2013 का है। कब का है, वर्ष 2013 का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है ये कौन से वर्ष का है, तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये 2009 का है। यानी कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है कौन से वर्ष का है, 2009 का है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है ये लागू कब हुआ था, तब आपको बता देना है कि वर्ष 2010 में लागू हुआ था। उसके बाद में अगला पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कौन से वर्ष का है, ये 2005 का है। और ये लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। कब लागू हुआ था, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। उसके बाद में जो नेक्स्ट अधिनियम है कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष का है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो है ये वर्ष 2002 का है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये जो है 2002 में हुआ था। और इसके द्वारा शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था अनुच्छेद नंबर 21A में। कौन से नंबर में, अनुच्छेद नंबर 21A में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। अगर पहला गवर्नर पूछा जाएगा तो बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव। अगर आपसे पूछ दे पहला गवर्नर जनरल, तब बताना है वारेन हेस्टिंग।
देखिए थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। अगर पहला गवर्नर पूछा जाएगा तो रॉबर्ट क्लाइव बताएंगे, अगर पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएंगे तो वारेन हेस्टिंग बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो विलियम बेंटिक बताना होगा, और भारत का पहला वायसराय अगर पूछा जाएगा तो लॉर्ड कैनिंग बताना होगा। क्या बताना होगा? लॉर्ड कैनिंग बताना होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें दिया गया है कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाएगा तो बताएंगे चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वेद त्रयी से संबंधित। वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल होते हैं? तो इसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल होते हैं। इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। और प्रश्न यहाँ से यही पूछा जाता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो आपको बताना है अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों वेद इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक जो है ये सामवेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सामवेद को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सभा और समिति। सभा और समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया है, तो आपको बता देना है सभा एवं समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जादू टोना और अंधविश्वास का उल्लेख कौन से वेद में है? जादू टोना और अंधविश्वास का उल्लेख कौन से वेद में है? तो आपको ये अथर्ववेद में देखने को मिल जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कौन कौन से ग्रह होते हैं? तो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह 4 होते हैं, जिनका नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। या फिर अगर आपसे ये भी पूछ दे कि आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है, और इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है। तो अगर आप लोगों को इनका नाम नहीं पता है तो आप बता ही नहीं सकते हैं कि इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। अगर आप लोगों को पता है इन चारों ग्रहों के नाम तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा आंतरिक ग्रह है और कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ पाई जाती है? ये जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी, और ये जीरो बैलेंस अकाउंट वाला अकाउंट इसमें खोला जाता था। उसके बाद में पूछा जाता है कि वित्तीय समावेशन की जो योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? वित्तीय समावेशन की दुनिया की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तब आपको बता देना है कि यही है कौन सी? प्रधानमंत्री जनधन योजना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो शुरुआत है ये 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। किसकी जयंती पर? जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस पर इसकी शुरुआत की गई थी, क्योंकि 11 अक्टूबर को जो है जयप्रकाश नारायण का जन्मदिवस होता है। मिशन इंद्रधनुष को कब शुरू किया गया था? इसको 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। और संबंधित पूछा जाएगा कि ये किससे संबंधित है, तो आपको बता देना है कि ये वैक्सीनेशन से संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना कब शुरू हुई थी? ये 25 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? जल जीवन मिशन की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को हुई थी। हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य कौन से वर्ष को रखा गया है? तो 2024 आपको बता देना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसके लिए कौन से वर्ष को लक्ष्य रखा गया है? तो इसके लिए 2025 को लक्ष्य रखा गया है। शहरी आवास योजना कब तक लागू रहेगी? ये 31 दिसंबर 2024 तक लागू रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट मिशन से संबंधित। कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो इसमें इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। और इसका गठन कब हुआ था? गठन हुआ था इसका मार्च 1946 में। कब हुआ था? मार्च 1946 में इसका गठन हुआ था। और अध्यक्ष इसके कौन थे? अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। इसका गठन क्यों किया गया था? इसका जो गठन है वह संविधान सभा का निर्माण करने के लिए इसका गठन किया गया था। बात की जाए सदस्य की तो सदस्य इसमें थे कुल मिलाकर 3। पहले जो अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, और दूसरे हैं इसमें क्रिप्स, और तीसरे हैं अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य इसमें थे। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इसके पैथिक लॉरेंस। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है मुंडकोपनिषद में। या फिर कह सकते हैं कि सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो 4 आश्रमों का जो उल्लेख है ये जबालोपनिषद में मिलता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। और अथर्ववेद का अगर ब्राह्मण ग्रंथ आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा कि अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है ये होता है गोपथ।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वेदांग कितने हैं। वेदांग हैं 6। देखो वेद पूछे जाएंगे तो 4 बताएंगे, लेकिन वेदांग पूछे जाएंगे तो 6 बताएंगे। ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये हमारे पास क्या है? ये कुल मिलाकर 6 वेदांग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? प्रथम पुस्तक थी अष्टाध्यायी। और इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। 2 प्रश्न यहाँ से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का जो सबसे नज़दीकी ग्रह है ये है बुध। और ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है? तो ये कौन सा है? बुध है। बुध एक ऐसा उपग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। आपको एक प्रश्न यहाँ से बताना है कि ऐसा और कौन सा, मतलब ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। हमने आपको बता दिया है बुध। अगर और कोई है तो आपको नाम बताना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी एक और ऐसा ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है शुक्र को। और शुक्र ग्रह को ही मॉर्निंग स्टार यानी कि भोर का तारा और इवनिंग स्टार यानी कि सांझ का तारा भी कहा जाता है। देखो सबसे गर्म ग्रह पूछेगा तो शुक्र बताएंगे, भोर का तारा पूछेगा तो शुक्र बताएंगे, और सांझ का तारा पूछेगा तब भी शुक्र बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मंगल ग्रह के कौन कौन से उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के केवल और केवल 2 उपग्रह हैं जिनका नाम है फोबोस और डिमोस। क्या नाम है? फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह पर कौन सी गैस पाई जाती है? तो मंगल ग्रह पर मीथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। और रिंग वाला अगर ग्रह पूछा जाए कि रिंग वाला ग्रह या छल्ले युक्त ग्रह कौन कौन सा है, तो आपको बताना है शनि। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन 3 बैंकों को एक ही में मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक का गठन किया गया था। इन 3 बैंकों को एक ही में मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया और नाम इनका क्या रखा गया? इंपीरियल बैंक रखा गया। और इसी इंपीरियल बैंक का नाम 1955 में क्या कर दिया जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। तो पूछा जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किया गया था। ये कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था। उसके बाद में पूछा जाता है कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ में किया गया था। तो कब किया गया था इसका? 1980 में किया गया था। आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1 जनवरी 1949 को किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम कोष प्रणाली से संबंधित। तो जो न्यूनतम कोष प्रणाली है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। और ये जो न्यूनतम कोष रखा जाता है, कितना रखा जाता है? न्यूनतम कोष के लिए जो फंड होता है वह 200 करोड़ रखा जाता है। और इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपए का सोना होता है और 85 करोड़ रुपए की जो वार्षिक मुद्रा 85 करोड़ रुपए की जो विदेशी मुद्रा होती है उसको रखा जाता है। यानी 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में रखा जाता है और 115 करोड़ रुपए जो होता है उसको गोल्ड के रूप में रखा जाता है, सोने के रूप में रखा जाता है। और कुल मिलाकर जो न्यूनतम कोष होता है कितना रखा जाता है? 200 करोड़ रुपए रखा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन सी 2 बैंकों का विलय हुआ है? तो विजया बैंक और देना बैंक। इन दोनों बैंकों का जो विलय हुआ है ये बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक में कौन सी 2 बैंकों का विलय किया गया? ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। इन दोनों बैंकों का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तब आपको बताना है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां देखने को मिलती हैं? तो वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। बात की जाए पहली अनुसूची की, तो पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 राज्यों के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। और 5वीं जो अनुसूची है यह अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। 6ठी अनुसूची जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं जो सूची है ये सूचियों से संबंधित, जो कि हम पढ़ते हैं समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, उन सूचियों से संबंधित है, यानी कि शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। और ये जो सदस्य होते हैं इन 4 क्षेत्र से होते हैं, साहित्य, कला, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र से होते हैं।
बात की जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 80 में इसका उल्लेख किया गया है। अब महत्वपूर्ण पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कल्हड़। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? ये मेगस्थनीज ने लिखी है। किताबुल हिंद किसने लिखी है? किताबुल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। और रहेला नाम की जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? ये इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। पूछा जाता है कि कश्मीर का इतिहास कौन सी किताब में देखने को मिलता है? तो ये राजतरंगिणी में देखने को मिल जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सी यू की, जो है ये एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है और ये किसका है? ये ह्वेनसांग का है। पृथ्वीराज रासो के लेखक या रचयिता कौन है? ये इसके लेखक या रचयिता हैं चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? देखो, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछेगा तो 21 जून को होता है, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछा जाएगा तो 22 दिसंबर को होता है। थोड़ा सा फर्क है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का, इन दोनों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। उत्तरी गोलार्ध पूछेगा तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध पूछेगा तो सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो ये जो दिन और रात होते हैं ये 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं, और इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को विषुव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, और यह पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत में करेंसी नोट प्रेस कहाँ कहाँ स्थापित हैं? तो नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में, सालबनी पश्चिम बंगाल में, और मैसूर कर्नाटक में। इन 4 जगहों पर भारत में करेंसी नोट प्रेस स्थापित हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। प्रस्तावना को कब पेश किया गया था? प्रस्तावना को पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन अगर पूछा जाए प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में मंडल पूछे जाएंगे तो बताएंगे कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है तो ये 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में गाय के लिए कौन से शब्द का यूज किया गया है? तो गाय के लिए जो है अघन्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अमेजन वर्षा वन जो होते हैं वह किस नाम से जाना जाता है? अमेजन वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? इनको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन से ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है समुद्री वर्षा वन किसे कहा जाता है? समुद्री वर्षा वन कहा जाता है प्रवाल को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो नील नदी का जो वरदान है ये मिस्र को कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बजट। बजट के बारे में अगर बात करेंगे तो बजट के संस्थापक किसे माना जाता है? तो बजट का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। और पहले नंबर का जो बजट है किसने पेश किया था? देखो, अगर स्वतंत्र भारत का पहला बजट पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था तो षणमुखम शेट्टी बताएंगे। और गणतंत्र भारत का अगर पहला बजट पूछ दिया जाए कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था तो आपको बताना होगा कि जॉन मथाई के द्वारा ये पेश किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया था? तो सर्वाधिक बार बजट जो है मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया है। कितनी बार? 10 बार। रेल बजट को आम बजट में कौन सी समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था? तो विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर इसको रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। कब मिलाया गया था? 2017 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो संविधान सभा में कुल मिलाकर महिला सदस्य थी इसमें 15, और इन 15 सदस्यों में से कुछ मेन पॉइंट हमको याद रखना है। 15 नाम तो याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट हमको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि देसी रियासत से एकमात्र महिला सदस्य कौन थी तो बताना है एनी मस्करीन। और अगर पूछा जाए एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी तो बताना है कि बेगम एजाज रसूल। और सर्वाधिक महिला सदस्य कौन से राज्य से थी? तो ये उत्तर प्रदेश से थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी सभी नाम हम लोगों को याद नहीं रह सकेंगे। उसके बाद में तिरंगा सीरीज का पार्ट नंबर 2 हम देखेंगे। तिरंगा सीरीज के पार्ट नंबर 2 में इतिहास से ही संबंधित था। तो यहाँ पर हमने ऋग्वेद के बारे में देख ही लिया है। ऋग्वेद के बारे में हमने सब कुछ देख लिया है। गाय के लिए हमने भी देख लिया है। और उसके बाद में जो अपना पॉइंट दिया गया है अनुष्ठान। अनुष्ठान या मंत्र या यज्ञ या कर्मकांड, इससे कौन सा वेद संबंधित है?
तो इससे यजुर्वेद संबंधित है। भारतीय संगीत का जनक अभी हमने देखा था सामवेद को कहा जाता है। अंधविश्वास जादू टोना भी देखा था, अथर्ववेद में है। वेद त्रयी भी देखा था, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद है। प्रजापति की 2 पुत्रियां भी हमने देख लिया है, 4 आश्रमों का उल्लेख देख लिया है, सत्यमेव जयते, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा से इसको हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। ऋग्वेद का हमने ऐतरेय बताया था, अथर्ववेद का गोपद बताया था। यजुर्वेद का नहीं पढ़ा था तो यजुर्वेद का पढ़ लेते हैं कि यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है क्या होता है, ये होता है शतपथ। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गद्य एवं पद, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है, तो ये यजुर्वेद है। बाकी ये 6 वेदांग तो हमने देख ही लिए हैं इसके पहले अभी। और उसके बाद में मेगस्थनीज, मेगस्थनीज के बारे में दिया गया है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, तो ये जो मेगस्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। और ये किसका राजदूत था, ये सेल्यूकस का राजदूत था। किसका राजदूत था, सेल्यूकस का। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ह्वेनसोंग, ह्वेनसोंग किसके दरबार में आया था, तो ह्वेनसोंग जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और इसका यात्रा वृत्तांत हमने अभी पढ़ा था, सी योकी जो यात्रा वृत्तांत है किसका है, ये ह्वेनसोंग का है। और ह्वेनसोंग कौन था, तो आपको बताना है कि ह्वेनसोंग एक चीनी यात्री था। किताबुल हिंद के बारे में हमने पढ़ लिया है कि अलबरूनी की ये पुस्तक है। और अलबरूनी जो है ये एक नया पॉइंट है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो अलबरूनी जो है ये महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। रहला के बारे में हमने देख ही लिया है। उसके बाद में देखेंगे सिंधु सभ्यता से संबंधित। तो सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी, तब आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता की जो खोज है ये 1921 में हुई थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता और आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। बात की जाए कांसा की, कांस्य युगीन सभ्यता हमने पढ़ी, तो कांसा किसे कहते हैं, जो कांसा होता है ये तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। ये साइंस का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ से पूछा जाता है कि कांसा जो है एक मिश्र धातु है और ये किस किस से मिलकर बना होता है, तो ये तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। बात करेंगे सिंधु सभ्यता की। अगर इसको हम सिंधु सभ्यता माने तो सिंधु सभ्यता के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी स्थल कौन कौन से, तो सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था, उत्तरी स्थल था मांडा जो कि चेनाब नदी के किनारे था और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और अगर पूर्वी बिंदु पूछेगा इसका तो आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। अगर दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो ये दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी के किनारे। और अगर पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो सूत कांगे डोर है जो कि बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। तो ये चारों स्थल यहाँ से आपको याद रखने हैं। ये भारत के पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी नहीं है, ये सिंधु सभ्यता के बारे में हमने बताया है। कहाँ के, सिंधु सभ्यता के बारे में। अगर भारत के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ आंसर इनके सबके अलग होंगे। ये हमने सिंधु सभ्यता के बारे में आपको बताया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है लोथल। डॉकयार्ड कहाँ से प्राप्त हुआ है, डॉकयार्ड ये लोथल से प्राप्त होता है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। जुते हुए खेत के साथ ये कहाँ से मिलते हैं, ये राजस्थान के कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। और मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिलता है, तो मनके बनाने का जो कारखाना है ये चनूदड़ों से प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा हड़प्पा स्थल है जो कि 3 भागों में विभाजित था, तो ये धौलावीरा है जो कि गुजरात में पड़ता है। नर्तक की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। और मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है, मृतकों का टीला के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय क्या है, अंगुत्तर निकाय जो है यह एक बौद्ध ग्रंथ है और इसी बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। प्रश्न पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन से कहाँ मिलता है, कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो आपको बताना है कि अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। अस्मक जनपद, ये जो अस्मक जनपद है ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। 16 महाजनपदों में से दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है, अस्मक जनपद है। और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी पोतन या पोतनी है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सूरसेन। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी और गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। और कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राजधानियां हैं, इनके नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जिन या निर्ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो जिन या निर्ग्रंथ की जब भी बात आएगी तो ये कहते हैं महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। और ये जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। अगर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर पूछे जाएंगे तो ये ऋषभदेव थे, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर अगर पूछा जाएगा तो पार्श्वनाथ बताएंगे, इन्हें सर्प का देवता भी कहा जाता है।
बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है ये बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर। बात करेंगे श्वेतांबर। ये श्वेतांबर और दिगंबर क्या थे? श्वेतांबर और दिगंबर क्या थे? जो स्थूल भद्र के शिष्य थे ये श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। जो श्वेतांबर थे यह श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर होते थे ये नग्न अवस्था में रहते थे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है त्रिरत्न। त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न अगर पूछे जाएंगे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण बताएंगे। और पंच महाव्रत पूछे जाते हैं, तो पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। देखो पंच महाव्रत में 5 महाव्रत हमको देखने को मिलते हैं, और जिनमें से ये जो 4 हैं ये 4 किसके द्वारा जोड़े गए थे? ये पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़े गए थे। और ये जो 5वां महाव्रत है जिसका नाम है ब्रह्मचर्य, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये महावीर स्वामी जी के द्वारा शामिल किया गया था। उसके बाद में दिया गया है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? गोमतेश्वर की जो मूर्ति है ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है, और ये किसकी मूर्ति है? ये बाहुबली की मूर्ति है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी। और गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति या गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। उसके बाद में तराइन के युद्ध के बारे में दिया गया है। तो तराइन के युद्ध, पहला युद्ध पूछा जाएगा तो 1191 में हुआ था, और तराइन का दूसरा युद्ध पूछा जाएगा तो ये 1192 में हुआ था। तराइन का जो पहला युद्ध है 1191 और दूसरा युद्ध 1192, और ये दोनों युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़े गए थे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पृथ्वीराज रासो। इसके बारे में हमने अभी देखा था, यह चंद्रप्रदाई के द्वारा लिखी गई है। दिल्ली पर शासन करने वाले राजवंश कौन कौन से हैं? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इन 5 वंशों ने इस पर शासन किया है। सबसे पहले किसने शासन किया? गुलाम वंश ने, फिर खिलजी वंश ने, फिर तुगलक वंश ने, फिर सैयद वंश ने और फिर लोदी वंश ने। तो इनका क्रम भी आपसे पूछा जाता है, तो यह क्रम आपको इसी तरीके से याद रखना है। पहले गुलाम वंश आएगा, फिर खिलजी वंश आएगा, फिर तुगलक वंश आएगा, फिर सैयद वंश आएगा और फिर लोदी वंश आएगा। लाख बख्श, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते थे लाख बख्श। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पर बनवाया गया? अजमेर में। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया था? शुरू अगर पूछा जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और पूरा किसने करवाया था? पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का जो निर्माण है, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और पूर्ण करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अगर पूछा जाए कुतुब मीनार का नाम, कुतुब मीनार किसके नाम पर रखा गया? तो ये बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। उसके बाद में दिया गया है कुतुब मीनार की 4थी एवं 5वीं मंजिल का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका जीर्णोद्धार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो आपको बताना है चौगान खेलते समय। इकता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इकता प्रणाली की शुरुआत की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है तुर्कान ए चहलगानी, यानी कि जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन था, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा इसका गठन किया गया था। और इसे समाप्त किसने किया? इसके समाप्त किया था बलबन ने। पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया बेगम थी। और रजिया बेगम का जो निधन है कहाँ हुआ था? कैथल के पास में हुआ था। उसके बाद में दिया गया है सिजदा और पैबोस नाम की प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? ये बलबन के द्वारा चलाई गई थी। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति भी बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में हुई थी। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी अगर पूछी जाएगी तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है हम्पी। क्या है? हम्पी। उसके बाद में दिया गया है अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहा करते थे? तो अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। और कृष्णदेव राय का जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा जो ग्रंथ है किसका है? ये कृष्णदेव राय का है। उसके बाद में दिया गया है मनुचरित्रम। मनुचरित्रम किसके द्वारा लिखी गई है? अलसानी पद्देन के द्वारा लिखी गई है। और ये तेलुगु साहित्य के पितामह हैं। तेलुगु साहित्य के पितामह किसे कहते हैं? अलसानी पद्देन को कहते हैं। पांडुरंग महात्म्य किसके द्वारा लिखा गया है? ये तेनालीराम रामकृष्ण के द्वारा लिखा गया है। अब्दुल रज्जाक कौन था? अब्दुल रज्जाक जो है यह फारसी राजदूत था और किसके दरबार में आया था? देवराय सेकंड के दरबार में आया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है कौन से वंश के शासक थे? तो ये तुलुब वंश के महान शासक थे। तुलुब वंश के महान शासक कौन? कृष्णदेव राय।
विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का जो युद्ध है ये 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था और इसी युद्ध से विजयनगर का पतन हो जाता है। किस युद्ध से विजयनगर का पतन हुआ था? तालीकोटा के युद्ध से। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में। ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच? हेमू एवं बैरम खां के बीच में ये युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का जो युद्ध है ये 1527 ईस्वी को बाबर एवं राणा सांगा के बीच में हुआ था और ये जो खानवा नाम का स्थान है कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर में है। महाभारत का फारसी भाषा में जो अनुवाद है उसको किस नाम से जाना जाता है? रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। और ये जो फारसी अनुवाद किया गया था किसके दरबार में किया गया था? अकबर के दरबार में महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अकबरनामा। अकबरनामा किसका है? अकबरनामा ये अबुल फजल से संबंधित है। और नौरत्न किसके दरबार में रहते थे? नौरत्न जो है ये अकबर के दरबार में रहते थे। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। किस विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आगरे के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? जो आगरे का लाल किला है ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है दीन इलाही। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ये अकबर के द्वारा की गई थी। अब्दुल समद चित्रकार जो है किसके दरबार में थे? अब्दुल समद जो चित्रकार थे ये अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है दहसाल व्यवस्था। दहसाल व्यवस्था किसने लागू की थी? ये टोडर मल ने लागू की थी। सूफी संत सलीम चिश्ती। सूफी संत सलीम चिश्ती जो है ये किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? टॉमस मुनरो और रीड हैं। महालवाड़ी व्यवस्था के जनक किसे कहते हैं? हॉल्ट मैकेंजी को। और स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। बाकी हमने बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय इसके बारे में हमने देख ही लिया है। और उसके बाद में यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में देख लिया। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन। जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय थे कर्जन थे। कौन थे? कर्जन थे। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय इस समय था चेम्सफोर्ड। और सविनय अवज्ञा जब आंदोलन हुआ तब कौन थे? तब थे इरविन। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तब था इसमें लिनलिथगो। कौन था? लिनलिथगो। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। सती प्रथा को समाप्त करने वाले वायसराय कौन थे? ये थे बेंटिक। और दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? एलन बरो ने किया था। व्यक्तिगत सिद्धांत किसने लागू किया था? डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। और व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत जो पहली रियासत हड़पी गई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था सतारा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रेहला पुस्तक। रेहला पुस्तक किसकी है? ये इब्न बतूता की है। कादम्बरी पुस्तक किसकी है? बाणभट्ट की है। और हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। और बाणभट्ट की बात करें तो ये किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में थे। नेक्स्ट पॉइंट राजतरंगिणी कल्हण की है। इंडिका किसकी है? इंडिका मेगस्थनीज की है। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। बुद्धचरित के रचयिता कौन है? अश्वघोष हैं। और अश्वघोष जो है ये चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी उसके उपाध्यक्ष थे। अष्टाध्यायी किसकी है? अष्टाध्यायी पाणिनि की है। सी युकी ग्रंथ किसका है? ये ह्वेनसोंग का है। ये यात्रा वृत्तांत है किसका है? ह्वेनसोंग का। किताबुल हिंद किसकी है? किताबुल हिंद अलबरूनी की है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। और मुद्रा राक्षस को ही जासूसी ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। मृच्छकटिकम किसकी है? मृच्छकटिकम शूद्रक की है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ये सभी हमने आपको करवा दिए हैं। ये जो क्लास है अपनी रिवीजन क्लास है, इसीलिए फटाफट मैं आपको बताता जा रहा हूँ। इसमें वराहत संहिता किसकी है? वराहत संहिता वराह मिहिर की है। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। सूर्य सिद्धांत किसके है? सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। अमुक्त माल्यदा कृष्णदेव राय का एक प्रमुख ग्रंथ है। और अष्टदिग्गज इन्हीं के दरबार में रहते थे। महाभाष्य किसने लिखी? पतंजलि ने लिखी है। कामसूत्र किसकी है? कामसूत्र वात्स्यायन की है। मालविकाग्निमित्रम किसकी है? ये कालिदास की है। उसके बाद में अभिज्ञान शाकुंतलम और ऋतु संहार। अभिज्ञान शाकुंतलम और ऋतु संहार ये किसकी हैं? ये दोनों की दोनों कालिदास की। रत्नावली किसकी? हर्षवर्धन।
पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन किसकी है? अरविंद घोष की है। इंडियन स्ट्रगल किसकी? सुभाष चंद्र बोस की है। विश्व इतिहास की झलक किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। बंदी जीवन किसके द्वारा लिखा गया? बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखा गया और इसे ही क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। बंदी जीवन को क्या कहते हैं? क्रांतिकारियों की बाइबल। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गुलामगिरी। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? ये महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई। गीता रहस्य किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी है? महात्मा गांधी की है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। गोल्डन थ्रेशोल्ड जो पुस्तक है किसकी है? सरोजनी नायडू की है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो पुस्तक है किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। गीतांजलि पुस्तक किसकी है? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की है और इसी के लिए इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद में दिया गया है नील दर्पण। नील दर्पण किसकी है? दीनबंधु मित्र की है और इसी नील दर्पण में नील विद्रोह का उल्लेख देखने को मिलता है। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। खजाइन उल फुतूह किसके द्वारा लिखी गई? अमीर खुसरो के द्वारा। तबाकर ए नासिर किसने लिखी है? मिन्हास उल सिराज ने लिखी है। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है? विलियम स्मिथ ने लिखी है। नूह सिपीहर किसके द्वारा लिखी गई? अमीर खुसरो के द्वारा और अमीर खुसरो को ही तोता ए हिंद कहा जाता है। उसके बाद में है तिरंगा सीरीज का पार्ट नंबर 3। तिरंगा सीरीज का पार्ट नंबर 3 तो हमने भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह देख लिया, कनिंघम को कहते हैं। इसकी स्थापना भी देख ली, 1861 में हुई थी। मुख्यालय नहीं बताया था, तो मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका है दिल्ली में। अभिलेखों का अध्ययन हमने देख ही लिया है, एपिग्राफी कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब किसने की थी? कुमारगुप्त ने। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से है। ये सब हम लोग पीछे कर चुके हैं। अब यहाँ पर दिया गया है मंदिर निर्माण शैली। मंदिर निर्माण की शैली एक तो होती है नागर, और ये नागर शैली है कहाँ के मंदिरों में पाई जाती है? उत्तर भारत के मंदिरों में पाई जाती। द्रविड़ शैली में कौन से मंदिर बने हुए हैं? दक्षिण भारत के मंदिर। और द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं ये पिरामिड नुमा होते हैं और बड़े बड़े द्वार होते हैं, और ये जो बड़े बड़े द्वार होते हैं इनको क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। और इसका द्रविड़ शैली का सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है क्या है? मीनाक्षी मंदिर है, जो कि मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। बेसर शैली किसे कहते हैं? नागर और द्रविड़ के जो बीच की शैली है उसे क्या कहते हैं? बेसर शैली कहते हैं। और जो हेलेश्वर के मंदिर हैं किसमें बने हैं? बेसर शैली में बने हुए हैं। पंचायतन शैली में कौन सा मंदिर बना हुआ है? कंदारिया महादेव मंदिर बना हुआ है, यानी कि दशावतार मंदिर खजुराहो के मंदिर। और खजुराहो के जो मंदिर है इनका सबसे बेस्ट फेमस है जो मंदिर है कंदारिया महादेव का मंदिर है, ये पंचायतन शैली में बने हुए हैं। दशावतार मंदिर कहाँ है? दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो खजुराहो के मंदिर हैं कौन से वंश के शासकों ने बनवाए थे? ये चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। किसने? चंदेल वंश के शासकों ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का जो आविष्कार है ये नवपाषाण काल में हुआ था। और आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? ये पुरापाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का उपयोग किया था? तो ये किया था तांबे का। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोल्डी हवा से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका की जो खोज है किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने 1957-58 में की थी। कहाँ इसकी खोज हुई थी? इसकी खोज हुई थी मध्य प्रदेश में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसे कब शामिल किया गया था? 2003 में इसको शामिल किया गया था। और पुरापाषाण काल की ये जो भीमबेटका है कौन से काल की है? पुरापाषाण काल की है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व को लुम्बिनी में हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महाभिनिष्क्रमण कौन सी घटना को कहा जाता है? ग्रह त्याग की घटना को। गौतम बुद्ध ने जो ग्रह त्याग किया था उस घटना को किस नाम से जानते हैं? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है कहाँ हुई थी? निरंजना नदी के तट पर बोधगया में हुई थी। इनके द्वारा जो प्रथम उपदेश है कहाँ दिया गया था? ये सारनाथ में दिया गया था। और इसे क्या कहते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए थे? सर्वाधिक उपदेश दिए थे इन्होंने श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। महापरिनिर्वाण इन्हें कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। कब? 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती हैं? जातक कथाएं हैं।
और उपदेश की भाषा इनकी क्या थी, गौतम बुद्ध जो उपदेश देते थे कौन सी भाषा में देते थे, पाली भाषा में। और यहाँ के जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं कौन कौन से हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, बुद्ध धर्म एवं संघ हैं। और जैन धर्म के त्रिरत्न हमने आपको बता ही दिए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान, और ये चौथी बौद्ध संगति में इनका विभाजन हुआ था। जैन धर्म की शाखाएं कौन कौन सी हैं, श्वेतांबर और दिगंबर हैं। बुद्ध पूर्णिमा कौन से दिन मनाई जाती है, वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। और आर्य सत्य कितने हैं, आर्य सत्य हैं 4। उसके बाद में बौद्ध संगतियां और शासनकाल। बौद्ध संगति, पहली बौद्ध संगति राजगृह में अजातशत्रु के समय में हुई थी और अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, कालाशोक के समय अध्यक्ष थे इसके सबाकामी। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी इसके कनिष्क के शासनकाल में और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। समय पूछा जाएगा तो समय आप लोगों को यहाँ से पढ़ लेना है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।